हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद कि प्राचीन काल में सबसे पहले जब इतिहास की नींव रखी जा रही थी तो उसी के दौरान कुछ महाजनपदों का उदय हुआ, जिससे आने वाला इतिहास और मजबूती से पनपा। तो उन्हीं को लेकर ये वीडियो लेकर आए हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हुए हैं और उनके नाम डिटेल, जो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं, उनकी राजधानियाँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो महाजनपद रहा है कुरु, जिसकी राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ, जो मेरठ ज़िले में लगता है अभी भी। तो इसका आधुनिक स्थल अगर देखें आप तो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, ये तीन जगह ऐसी है जो कुरु महाजनपद हुआ है प्राचीन इतिहास में। उसकी राजधानी रखी रही है इंद्रप्रस्थ। दूसरा आपका आता है पांचाल। पांचाल की राजधानी रही है अक्षत्रिय कांपिल्य, जो कि अब अगर आप देखें वर्तमान में तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये तीन ज़िले ऐसे हैं, तीनों को मिलाकर आपका पांचाल महाजनपद बनता है। तीसरा आता है आपका सूरसेन। सूरसेन जो कि मथुरा में आता है। प्राचीन सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र ही आप वर्तमान में देख सकते हैं। चौथा आपका आता है वत्स। वत्स मतलब कौशाम्बी। कौशाम्बी जो प्रयागराज और बांदा जो ज़िला होता है उसी के आसपास के जो रीजन है उसी को देख सकते हैं आप, वत्स। फिर आता है कौशल। कौशल मतलब श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती के आसपास का जो क्षेत्र। अयोध्या मंडल जो देखते हैं आप, तो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र है, वो कौशल महाजनपद हुआ करता था। ऐसे ही मल। मल में जो कुशीनगर और पावा ज़िले होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये थे। अगर आप वर्तमान में देखें तो देवरिया ज़िला के आसपास का क्षेत्र रखा गया है इसमें। सातवें नंबर आपका आता है इसमें काशी, वाराणसी इसकी राजधानी रही है। वाराणसी आज भी वाराणसी है ये तो आठवें नंबर पे आता है आपका इसमें अंग। अंग की जो राजधानी रही है वो रही है चंपा। जो वर्तमान में अगर आप देखें तो भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार के दो ज़िले लगते हैं, भागलपुर और मुंगेर। तो वहीं पर अंग जनपद रहा पनप रहा था। नौवें नंबर पे आता है आपका मगध, जो कि गिरिवर्ज और राजगृह, ये बिहार की जो जगह रही है, स्थल रहे हैं। अब वर्तमान में अगर आप देखें मगध को तो दक्षिणी बिहार, पटना और गया ज़िले में लगते हैं। फिर आता है वज्जी 10वें नंबर पर। वज्जी मतलब मिथिला, वैशाली और जनकपुरी, तीनों को इनकी राजधानी रही है, मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। वर्तमान में आप देखें इनको तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये बिहार के दो ज़िले लगते हैं, उन्हीं में लगता है ये। 11वें नंबर पर आपका था चेदी। चेदी की जो राजधानी रही है वो रही है सोथिवती। वर्तमान में आप देखें तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें लगता था ये। 12वें नंबर पर आपका था मत्स्य। मत्स्य मतलब विराटनगर, राजधानी रही है इसकी, जो कि अगर आप वर्तमान में देखें तो राजस्थान का जयपुर। 13वें नंबर पर आपका आता है आपका अशमक, जो कि राजधानी रही है इसकी पोतन या पोटिल। वर्तमान में अगर आप इसको देखें तो गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश में लगता है, वहाँ पर। 14वें नंबर पर आपका अवंती। अवंती मतलब उज्जैनी और महिष्मती, दो इसकी राजधानी रही हैं। वर्तमान में देखें तो पश्चिमी और मध्य जो मालवा का क्षेत्र है, पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र, वहीं पर था अवंती। 15वें नंबर पे आपका आता है गंधार, जो कि तक्षशिला राजधानी रही है इसकी। वर्तमान में देख ले तो पेशावर और रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर ये पनप रहा था। 16वें नंबर पे जो अंतिम है वो आता है कम्बोज। सबसे उत्तरी में माना जाता है, सबसे उत्तरी जो महाजनपद जो माना जाता है वो इसी को माना जाता है, कम्बोज, जो कि राजपुर हाटक, जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र लगता है, वो इसकी राजधानी रही है। और वर्तमान में देख ले तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर और राजौरी हजारा, इसका वर्तमान में परिदृश्य देख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम कश्मीर और राजौरी हजारा। तो ये 16 महाजनपद हुए हैं जब प्राचीन भारत के जो शासकीय वंशों का इतिहास पनप रहा था, तो उसी के दौरान ये नए नए शासक या महाजनपद पनपे, अपनी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे। तो ये 16 महाजनपद हुए हैं, इन्हीं को हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल करने वाले हैं।
तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन फॉर्म में देखने वाले हैं इनको, तो देखें एक बार। पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि प्राचीन भारत में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं सबसे पहले किसके मिले हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीन भारत में या भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हुए हैं वो किसके थे, वो चांदी के सिक्के थे सबसे पहले, जिनको आप पंचमार के हाथ सिक्के भी बोलते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, जिन्हें हाथ सिक्के या पंचमार्क सिक्के बोलते थे। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बताना है राज्य और उसकी राजधानी। जैसे अंग, चंपा, बिल्कुल ठीक है। कौशल का होता है श्रावस्ती राजधानी रही है इसकी, तो 20 का सही हो जाएगा। जैसे वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर जो कि जयपुर में है। अब आगे देखें, जैसे प्रदोत, प्रदोत का होता है अवंती, उज्जैन इसकी राजधानी रही है। उदयन, वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी रही है। प्रसेनचित, कौशल, श्रावस्ती इसकी राजधानी रही है। अजातशत्रु, मगध, अंग इसकी राजधानी रही है। ठीक है, तो ये राजा रहे हैं इनके महाजनपदों के, जैसे प्रदोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनचित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। चट प्रदोत जो रहा है, कहाँ रहा है, अवंती का रहा है। चंड प्रदोत प्राचीन काल के जो गणराज्य के राजा थे, ये थे आपके अवंती के। बुद्ध काल की अगर बात करें तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध बहुत अच्छा था। एक बार प्रदोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। तो ये पूछा गया है किस अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग अभिलेख से हमें प्राप्त होता है ये साक्ष्य कि नंद राजा के आदेश से ही एक नहर खोदी गई थी। खारवेल का आदिकुंभ अभिलेख आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय के बारे में से सूचना मिलती है। इसके अनुसार बताया गया है कि नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग पर एक नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, आगे है उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती, जो कि उज्जैनी कह सकते हैं आप, या अवंतिका। ठीक है, आगे है इसमें 16 महाजनपदों में से इसकी 2 राजधानी रही हैं, एक था उज्जैन, दूसरा था दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। अवंती को ही अवंतिका बोलते थे। आगे देखिए इसमें एक बार, जैसे मत्स्य महाजनपद देखे तो राजस्थान के प्रांत में बसा जो जयपुर में है। दूसरा इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी और मध्य मालवा का देखे तो अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, एक तो उत्तरी अवंती जिसको उज्जैनी बोलते थे, दक्षिणी अवंती मतलब महिष्मती। आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले प्राचीन काल से ही वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। ठीक है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो कौन सा है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है, तो यह आपका माध्यमिका नगरी। माध्यमिका जो नगरी है ये महाभारत और महाभाष्य दोनों में वर्णित है। महाभारत इसमें देख लेते हैं तो भारत में चित्तौड़ के निकट एक नगरी रही है माध्यमिका, माध्यमिका बोल सकते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल पांडवों ने अपना इतिहास अज्ञातवास यहीं पर बिताया था विराटनगर में, तो इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभाष्य में 2 ऐसे जगह रही है, महाजनपद रहे हैं जहाँ पर जिनका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में भी है। एक तो माध्यमिका नगरी राजस्थान में है, ये यहाँ पर भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है ये, इसका उल्लेख महाभाष्य और महाभारत दोनों में है। फिर आपका विराटनगर बैरठ राजस्थान के जयपुर में है। महाभारत में जब काल पांडवों ने अपना ज्ञातवास कहा जाता है कि यहीं पर बिताया था, तो इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में है। फिर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु को जो उत्तराधिकारी था उदयन, उसने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर उसने ही की थी। ठीक है, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। इसने मगध राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, पहले राजधानी थी राजगृह, अजातशत्रु के काल में राजधानी थी राजगृह, और वहीं से स्थानांतरित कर कर बनाई थी उन्होंने पाटलिपुत्र। ठीक है, यह नगर जो था शिशुवंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश की राजधानी भी रही है। आगे भी पाटलिपुत्र जो राजधानी रही है शिशुनाग वंश की, नंदवंश की और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। मगध शासनकाल की, मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र के बारे में आपको बताना है, तो कौन सा होगा।
पाटलिपुत्र नगर में उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, क्योंकि उनके संगम पर ही उदयन ने किला बनवाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी बहती थी, पश्चिम में सोन नदी बहती थी। पाटलिपुत्र को किस एक शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाया? तो किसने बनाया सबसे पहले राजधानी? इसको राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। वैसे पाटलिपुत्र की स्थापना पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के मध्य एक किला बनाकर की थी उदयन ने। हर्यक वंश का शासक हुआ है, उसी ने की थी। उसने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आगे दिया है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने राजधानी बनाकर इसको बसाया था, किला बनवाकर। आगे है कि किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है किससे संबंधित है? तो उदयन की जो वासवदत्ता कथा है, दंत कथा, संबंधित है उज्जैन से। उज्जैनी उदयन वासवदत्ता दंत कथा उज्जैन संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपन वासवदत्ता में वर्णित किया है, इस कथा को। ठीक है, इस नाटक में वत्स नरेश हुए हैं उदयन और अवंती नरेश हुए हैं प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। जो वत्स नरेश हुए हैं उदयन और अवंती का नरेश हुए हैं प्रदोत, उनकी पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। ये उस समय की कथा है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो पूछा गया है अगला क्वेश्चन में कि सबसे पहले मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है किस स्थिति में हुआ था? तो इससे पूर्व 6ठी शताब्दी में उनका उत्कर्ष हुआ था। पहला मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य की जो महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो बिम्बिसार को माना जाता है। लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश से संबंधित था। आगे है कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नगर हुआ था? तो कौन सा था? मगध था ये। तो आगे है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के शुरुआत में अगर देखें तो मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य या नगर था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि प्रसन्नता का साक्ष्य हमें मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता भी रही है। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला, अंततः फल और सफल भी रहा वो। प्रारंभिक गणराज्य कौन सा था? आपको बताना है कि प्रारंभिक गणराज्य कौन सा नहीं था। तो कुछ गणराज्य हुए हैं जैसे, तो इनमें से ऐसा कोई सा नहीं है। जैसे बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाण हमें मिले हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कपिलवस्तु के शाक गणराज्य हुए हैं, सुमश्मगिरी के भग, अल्पक के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल हुए हैं, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, योधेय गणतंत्र जो गणतंत्र है का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। योधेय गणतंत्र का जो सबसे पहले उल्लेख किया था वो पाणिनि ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजयों की सूचना हमें मिलती है। तो इस प्रकार 4ठी शताब्दी गुप्तकाल का विद्वान रहा है। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला जो गणतंत्र स्थापित किया गया था ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख होते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में ही थी, वैशाली लिच्छवी। ठीक है, तो सही बताना है पार्श्वनाथ जंत्रिका। आगे देखिए इसमें है आगे जो दिया गया है सही बताना है चेटक लिच्छवी, तो ये सही हो जाएगा। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनके पुत्र चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार के साथ हुआ और लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान भी थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ की सूचना हमें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। हमें बौद्ध ग्रंथ की जो सूचना हमें मिलती है वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से। इसमें दिया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों की सूचना हमें इससे मिलती है। जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज।
तो ये ऐसे महाजनपद रहे हैं जिनकी हमें सूचना मिलती है। सबसे पहले अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय या निकाय रहा है। उसके अलावा भी अगर जैन धर्म में देखें तो जैन धर्म में भी एक संप्रदाय रहा है, एक निकाय रहा है, भगवती सूत्र। तो उसमें भी 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की सूचना हमें जो उपलब्ध है वो है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जैन धर्म में अगर देख ले तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। आगे दिया है महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में आपको बताना है कौन कौन से हैं जो 16 महाजनपदों के नाम हैं, जिसमें निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो बौद्ध साहित्य में सभी 16 महाजनपद रहे हैं, अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा की गई है। तो इनमें से आपको बताना है इसमें कि 16 महाजनपदों में से पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें कितने महाजनपदों का इसमें उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है मगध, अश्मक और कम्बोज। तो 3 ऐसे महाजनपद हुए हैं जिनकी चर्चा की गई है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में, मगध, कम्बोज और अश्मक। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणवेत्ता रहे हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी रखी गई है। गुप्त काल के बहुत अच्छे लेखक रहे हैं ये। इन्होंने 22 जनपदों का उल्लेख उसमें किया है। इनमें मगध, अश्मक, कम्बोज, गंधार, शूरसेन आदि भी रहे हैं। कौन कौन से? जैसे मगध, अश्मक, कम्बोज, गंधार, शूरसेन। तो इन्होंने 5 महाजनपदों का उल्लेख इसमें किया है। वैसे तो उन्होंने 22 महाजनपद बताए हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उनमें भी 5 ऐसे महाजनपद है जिनकी चर्चा पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में की है। जैसे आपका मगध, अश्मक, कम्बोज, मथुरा, शूरसेन, ठीक है, गंधार, शूरसेन, ठीक है, गंधार, शूरसेन या मथुरा कह सकते हैं। मगध, अश्मक, कम्बोज, गंधार, शूरसेन, तो 5 ऐसे रहे हैं जिनकी चर्चा इन्होंने इसमें की है। फिर इसके अलावा जैन ग्रंथ में देख ले तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो इसमें आगे हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों या 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, किन्हें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में मिलती है। महाजनपद के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो राजधानी रही है वो अक्षेत्र रही है, उत्तरी पंचाल की राजधानी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी रही है महिष्मती, ठीक है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी रही है कांपिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी रही है कांपिल्य। आगे देखिए इसमें 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी रही? तो शूरसेन की राजधानी रही है मथुरा। शूरसेन मथुरा वही महाजनपद है जिसका पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी वर्णन किया है। जैसे मगध हुआ, अश्मक होगा, मगध, अश्मक, कम्बोज, गंधार और शूरसेन, तो 5 महाजनपदों को उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी रही है? तो अंग चंपा की राजधानी रही है। उत्तरी बिहार का जो देखे वर्तमान जिला भागलपुर और मुंगेर, ये वर्तमान में अगर आप देखें तो जो चंपा महाजनपद रहा है उनका विस्तार इन 2 जिलों में आपको देखने को मिल सकता है। इनकी राजधानी चंपा रही है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो इसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में भी की गई है, जिसमें इसका नाम रखा गया है मालिनी। और दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर का जो निर्माण की योजना है वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो दिग्ग निकाय में भी इसकी चर्चा की गई है। आगे है 6वीं अनुसूची में, या 6वीं शताब्दी में सुक्तिमती किसकी राजधानी रही थी? तो चेदी वंश जो महाजनपद था उसकी राजधानी रही है सुक्तिमती। 6वीं शताब्दी में आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, तो उसके आसपास ही बसता था और चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती रही है, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से भी की जाती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, और इसमें देखिए जैसे दिग्ग निकाय के अनुसार अगर आप देखें तो जो चेदी वंश हुआ है उसका जो वास्तुकार इसमें कहा गया है वो महागोविंद को कहा गया है। गोदावरी नदी के तट पर एक महाजनपद था। तो गोदावरी नदी जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र इसमें लगता है। तो अश्मक ये
अशमक जो दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद रहा है, अशमक ही। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी में देखें तो 16 महाजनपद में अशक या अशमक नर्मदा और गोदावरी नदी के तट पर स्थित रहा है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल, इसका प्राचीन नाम रहा है प्रतिष्ठान। आगे देख लेते हैं कि 6वीं शताब्दी का जो मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद, उसका वर्तमान अगर आप परिदृश्य देखें तो कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसमें दिया गया है कि मगध राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो मगध की राजधानी थी ग्रीवर्स राजगृह, और उदयन जब आता है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी तो इसकी राजगृह या ग्रीवर्स से स्थानांतरित करके ले जाता है पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर इसकी स्थापना करता है। पुराणों के अनुसार देखें तो मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश रहा है पुराणों के अनुसार तो बृहदर्थ रहा है, बृहदर्थ वंश। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीवर्स या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। तो पुराणों में इसकी भी चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें तो मगध का सबसे पहले प्रतापी शासक रहा है बौद्ध ग्रंथों में तो बिम्बसार था, हर्यक वंश से संबंधित रहा है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने ही राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की थी। आगे है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी रही है, पहली राजधानी वो रही है राजगृह ग्रीवर्ज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी रही है, तो मगध की जो पहली राजधानी रही है वो रही है इसमें राजगृह ग्रीवर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है कौशाम्बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें ग्रीवर्ज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, जबकि कौशाम्बी जो कि अब वर्तमान में देखें तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र लगता है, तो प्रयागराज और बांदा के आसपास का क्षेत्र ही लगता है कौशाम्बी में। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है तो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास अगर आप देखें नगर की आकृति तो अर्धचंद्राकार के आकार की देखने को मिलती है। प्राचीन श्रावस्ती की जो पहचान है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत मेहत नामक वर्तमान स्थान से की है, जो कि उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में सहेत मेहत नामक एक स्थान है, वहाँ से की है इसकी पहचान। इसकी आकृति देखने में अर्धचंद्राकार के आकार की लगती है। क्रिसेंट्रिक मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं गद्दी पर बैठा, तो अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश बिम्बसार, जिनका शासनकाल 540 से 492 में रहा है, तो उनकी हत्या करके अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना और उसकी हत्या फिर उसके पुत्र उदयन ने की, जो कौशाम्बी के वंश उदयन से अलग थी। ठीक है, आगे अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी कौन था, तो अजातशत्रु ही। आगे है इसमें कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात कर दिया था, तो वज्जी गणराज्य को किसने हराया था, ये हराया था अजातशत्रु ने ही। वैशाली या वज्जी गणराज्य का प्रमुख गणराज्य रहा है, यहाँ के शासक रहे हैं लिच्छवी। तो बिम्बसार के समय में ही वज्जी एवं मगध में एक मनमुटाव था, जो कि अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से हमें ज्ञात लगता है कि लिच्छवी गण का प्रधान चेटक और 9 लिच्छवियों 9 मल्लों 18 गणराज्यों काशी कौशल को एक करके मगध नरेश के विरुद्ध एक नया मोर्चा तैयार किया, जिससे हमें भगवती सूत्र से भी ये जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने इन सब पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद उसने अपने एक मंत्री वशकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी और उसके बाद वहाँ का जो संगठन था वो कमज़ोर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसने वहाँ पर भी जो शासन था वो हथिया लिया। आगे इसमें दिया है कि मालवा नरेश पर या मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र पर मगध की जो सत्ता का जो विस्तार हुआ है किसके शासनकाल में हुआ है, मालवा क्षेत्र पर, तो हुआ है ये शिशुनाग के काल में। पुराणों के अनुसार आप देखें तो मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती या मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेता, शिशुनाग ने ही।
जो शिशुनाग वंश का शासक हुआ है। मगध नरेश नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का शासक रहा है महापद्मनंद। मगध वंश का, या कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है। जैसे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश। इस तरीके से शासनकाल इनके रहे हैं। तो पुराणों में महापद्मनंद को सर्वत्रतांतक या अपर परशुराम भी कहा गया है। इसको उग्रसेन की संज्ञा भी दी गई है पुराणों में। मगध का कौन सा सम्राट अपर परशुराम के नाम से जाना गया है? तो महापद्मनंद, जो कि नंदवंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसमें देखें कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो वाराणसी को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी रही है, जिसे हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो उसी को दूसरी राजधानी इसने बनाया था। जो हर्यक वंश का शासक हुआ है या संस्थापक माना जाता है बिम्बिसार, उसकी राजधानी राजगृह गिरिवर्ज थी। तो जब उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया तो उसने वाराणसी काशी को देश में प्राप्त किया, तो दूसरी राजधानी उसने वहाँ पर स्थानांतरित की। इस प्रकार अजातशत्रु के समय में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिवर्ज को राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने दूसरी राजधानी वैशाली बनाई थी। ठीक है, तो पूछा गया है कि कौन वैशाली या वाराणसी को उसने दूसरी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी। तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। तो इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो वाराणसी को दूसरी राजधानी किसने बनाया था, स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं है। नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक आता है? तो मौर्य वंश का आता है नंदवंश के बाद। नंदवंश के जो संस्थापक रहे हैं वे रहे हैं महापद्मनंद, जिन्होंने नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके ही की थी, जिसमें नंदवंश में कुल 9 राजा हुए हैं। नंदवंश का जो अंतिम राजा रहा है वो अंतिम काल से जनता के बलपूर्वक या धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता उनके विरुद्ध हो गई, जिससे कि चारों ओर से घृणा या असंतोष फैलने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दी, जो कि नंदवंश का अंतिम शासक रहा है। उसकी हत्या करने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश और गुप्त वंश आते हैं। जैसे शुरुआत से अगर देखें तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर गुप्त वंश आता है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है, प्रमाण है, वो कहाँ से मिलता है? तो खारवेल का जो हाथीखुम्पा अभिलेख है उसी से इसके प्रमाण मिलते हैं। कलिंग के चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहा है वो खारवेल रहा है। इसके विषय में जानकारी हमें सबसे पहले हाथीखुम्पा अभिलेख से मिलती है। नंद वंशी शासक महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें पूछा गया है आपको सीक्वेंस में बताना है कौन सा कब हुआ। तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद आपका आता है इसमें नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश के पहले भी अब कर्ण वंश आता है इसमें। देखिए यहाँ पे शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर गुप्त वंश। तो जैसे हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 544 से 412 ईस्वी पूर्व रहा है। उसके बाद आता है नंदवंश, तो 344 से 321 के बीच में। फिर मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व में। फिर आता है शुंग वंश, शुंग वंश आपका आता है 184 से 75 ईस्वी पूर्व में। आगे है कि गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित? तो बिम्बिसार के दरबार से संबंधित है था ये। आगे गौतम बुद्ध का जो प्रसिद्ध वैद्य बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व के सभी भागों में 6ठी पूर्व ईस्वी शताब्दी का एक महान उथल पुथल धार्मिक उथल पुथल रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसी के जब धार्मिक उथल पुथल रहा, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद ही नई नई राज्य उत्पन्न हुए, 16 महाजनपदों के रूप में नई शक्तियाँ उभर कर सामने आई। तो आगे इसमें दिया गया बी ऑप्शन में कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों ही बिल्कुल सही इसमें है। आगे देख लेते हैं एक बार इसमें। 6ठी पूर्व ईस्वी शताब्दी का एक महान उथल पुथल रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसी के जब धार्मिक उथल पुथल रहा, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद ही नई नई राज्य उत्पन्न हुए, 16 महाजनपदों के रूप में नई शक्तियाँ उभर कर सामने आई। तो आगे इसमें दिया गया बी ऑप्शन में कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों ही बिल्कुल सही इसमें हैं।
इसमें है कि 6वीं पूर्व शताब्दी में उत्तर भारत की जो मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत प्रदर्शन, प्रादुर्भाव, बौद्धिक संप्रदायों का यह आंदोलन का रूप ग्रहण करा। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग सामने आने लगे। जीवन दर्शन, जन समुदाय, प्रचार प्रसार, खंडन भी करते थे। यह देखते हुए एक चीन, ईरान, यूनान पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने के लिए कन्फ्यूशियस, ज़रथुस्त्र और पाइथागोरस, जिसे चीन के कन्फ्यूशियस हुए हैं, ईरान के ज़रथुस्त्र और यूनान के पाइथागोरस थे, जिन्होंने नए नए धर्म को लेकर एक आंदोलन भी चलाया। वैदिक धर्म बहुत जटिल हुआ, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों को लेकर बहुत जोर था। आगे देखिए इसमें काल्पी नगर किस नदी के तट पर था? तो काल्पी जो नगर है वो यमुना नदी के तट पर था। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश का जालौन जिला है, उसमें एक स्थान रहा है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है काल्पी नगर। प्राचीन काल में यह कालपिरिया के नाम से विख्यात था और समय के साथ संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया है। और 4वीं सदी में देखें तो राजा वासुदेव के द्वारा ही बसाया गया था। वसुदेव के द्वारा ही काल्पी नगर को बसाया गया था। कुरु की जो राजधानी रही है वो इंद्रप्रस्थ रही है। पांचाल की अक्षत्र रही है। कौशल श्रावस्ती या साकेत रही है। वत्स कौशाम्बी रही है। आगे देखें कि मत्स्य की जो राजधानी है मत्स्य विराटनगर रही है। कुरु की रही है इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की मथुरा। अश्मक की रही है पोतन या पोटिल। आगे है जैसे कंबोज राजपुर हाटक जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास में है। अश्मक, पोतिन या पोटिल जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास का है। सुरसेन मथुरा में है। कौशल श्रावस्ती और साकेत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कितने हैं? तो 8 ऐसे महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में हैं। आगे देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में कुल 8 ऐसे महाजनपद हुए जो उत्तर प्रदेश में हैं। इनके नाम जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स, मल। तो 8 ऐसे महाजनपद है जिनका जो उत्तर प्रदेश में है, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, सुरसेन और चेदी। ठीक है, आगे देखें। प्राचीन कथा के अनुसार श्रेणी व्यवस्था बताना है। श्रेणी व्यवस्था के बारे में आपको बताना कौन सा गलत है। तो श्रेणी व्यापारी कारीगरों का एक संगठन थी, बिल्कुल ठीक है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित जो है श्रेणी निर्धारित करती थी। जो उत्पादित वस्तु गुणवत्ता है उनकी कीमत को जो निर्धारित करती थी वो श्रेणी ही करती थी। आगे है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित करती थी और कारीगरों का संगठन भी थी। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत की एक ही शिल्प और व्यवसाय को करने वाले समूहों की श्रेणी संज्ञा दी गई है। इसके उद्भव का जो एक महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक काल, उद्योग धंधे, स्थानीयकरण, श्रेणियाँ देश के व्यापक व्यापार और वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत निर्धारण करने के साथ साथ सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। उत्तर भारत के साथ साथ या दक्षिण भारत में भी इसका उल्लेख दिया गया है। आज हमने पढ़ा है भारत के महाजनपदों के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।